सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द यूपीएससी वीर। तो इस वीडियो में ये पार्ट 3 है ऑफ द वीडियो, जिसमें मैं 2023 का प्रीलिम्स का पेपर बता रहा हूँ कि जैसे मैंने एग्ज़ाम कंडीशन में कैसे सॉल्व किया था। उसमें पार्ट 3 है। 50 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए। आफ्टर 50 क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, यू कैन गो थ्रू इट एंड देन कमिंग टू द टॉपिक। तो हाँ, ये देखिए, अब इसमें क्या हुआ था, फिर 50 तक कर दिया था। अब ये जैसे ये क्वेश्चन था 51, दिस इज़ वेरी गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वॉज धान्य कटक विच फ्लरिश्ड एज द प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंघिकास लोकेटेड। ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इसका, मैंने सीधा कट मारा था। मतलब इट्स इंपॉर्टेंट टू लीव क्वेश्चन ऑल्सो, नो विच क्वेश्चन यू शुड लीव। तो अगर बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है एमएक में, यानी एंशियंट मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर में, यू कैन लीव दोज क्वेश्चंस। देन फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन अच्छा था। विद रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द कंसेप्ट ऑफ स्टूपा इज़ बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। अब ये देखो, एक ऐसा असर्शन है कि ज़रूरी नहीं है कि स्तूपा का ओरिजिन बुद्धिस्ट में हो। ये थोड़ा फैक्ट है, मैंने सीधा ही इसमें गलत माना था। मुझे लगता है कि भाई बुद्धिस्ट तो नहीं होगा, कुछ और होगा। थोड़ा ये एग्जैक्ट फैक्ट वाली स्टेटमेंट बता रहे हो, तो मैं इस स्टेटमेंट को कंसिडर करूँगा एज ए फैक्ट। स्तूपा वॉज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स। मतलब बहुत जेनरिक स्टेटमेंट टाइप है, एंड व्हेन देयर इज़ जेनरिक स्टेटमेंट ना, इट इज़ मोस्ट प्रोबेबल टू बी करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट में करेक्ट मानना था। स्तूपा वॉज ए वॉटिव एंड कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। मतलब एक तरह से यादगार रखने के लिए है। तो हाँ, ये मेरे को सही लग रहा था, बट हाँ, इसमें मैं डाउटफुल था। ये तो मेरे को करेक्ट था, इसलिए मैंने इन दोनों में कन्फ्यूज़न रखा, बट 10 2 मैंने मारा, ओनली 2। सिंपल क्वेश्चन था, फर्स्ट आइट्रेशन में मैंने सही कर दिया था इसको। देन विथ रेफरेंस टू एंशियंट साउथ इंडिया कोरकई पोम्पुहर एंड मुचरी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे PYQ बेस्ड क्वेश्चन कहूँगा मैं। कई बार PYQ के थीम में पूछा जा चुका है मुचरी पोम्पुहर कोरकाई किससे रिलेटेड है, और एक बार PYQ में सीधा पोर्ट्स पूछे थे। तो ये क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन PYQ से बेस्ड था। ये वाला क्वेश्चन अच्छा था। बाद में तो कई कोचिंग वाले ने ऐसे इसको दे दिया था, बट उस टाइम पे ये क्वेश्चन बिल्कुल नया ही सा था। वत्तक कुरुत्तल। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस ऑफ वत्तक किरुतल एज मैंशनड इन संगम पोएम्स। तो किंग एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडी गार्ड्स, लर्नड पर्सन्स असेंबलिंग इन रॉयल कोर्ट्स टू डिस्कस रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल मैटर्स। फिर तीसरा, यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर एग्रीकल्चर फील्ड्स एंड ड्राइविंग अवे बर्ड्स एंड एनिमल्स। अब मुझे ये लग रहा था कि यार रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल मैटर्स तो है, मैंने इसको पूरा काट दिया था फोर्थ, कि भाई अ किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। ये एक तरह से सल्लेखना का एग्जाम्पल लग रहा था मेरे को। तो सल्लेखना, मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि ये मतलब ये वट्टकुरितल सल्लेखना जैसा होगा। मुझे लगा ये इन्होंने ना ये सल्लेखना की डेफिनेशन दे दी है फोर्थ स्टेटमेंट में, और मतलब भले ही दे दिया, बट ये आंसर नहीं है, जबकि ये आंसर था, मतलब यही आंसर था एक्चुअली में। तो इसका आंसर डी है, बट मैंने मार्क किया था बी, बट ये मेरी मिस्टेक थी। थोड़ा सा और सोचता शायद सही हो जाता मेरा, कि भाई बहुत यूनिक सा स्टेटमेंट है। तो आई थिंक अगर कुछ ऐसा यूनिक सा है ना, जो मतलब बहुत अट्रैक्टिव फैक्ट है, जो आपको सही होना पता होना चाहिए था, तो मे बी यू शुड अटेम्प्ट दैट, उससे भी सही हो जाता है। देन एक ये अच्छा क्वेश्चन था, ये मैंने छोड़ दिया था ऑल्दो, बट ये सिंपल था, इतना टफ नहीं था। इन ये ना एक तरह से PYQ बेस्ड थीम है, डायनेस्टीज़ पूछते हैं, और ये लूसेंट में मिल जाएगी आपको, 13th सेंचुरी और अर्ली मेडिवल। तो इसमें ना मोस्टली ये देखना था कि किंग्स कौन से हैं। तो काकतिया जैसे 13th सेंचुरी का था, ये मुझे पता था। यादव भी 13th सेंचुरी का था, और गहड़वाल होयसाला भी 13th सेंचुरी का था। इसका गहड़वाल ही हो सकता है या फिर नन हो सकता है। तो गहड़वाल भी बाद में ना पता चला मेरे को, गहड़वाल इज़ जयचंद का टाइम पीरियड, तो 11th सेंचुरी का है। तो इसका आंसर नन है, डी आंसर। ये सिंपल था क्वेश्चन, ऐसा टफ नहीं था, बट पेपर के प्रेशर में मुझे याद नहीं आ रहा था एग्जैक्टली, तो मैंने 2 तो काट दिए थे। देखो आप देख सकते हो ब्लैक से मार्क जो है, बट मैंने नॉट अटेम्प्टेड कर दिया इसको, NA लिखा, मतलब नॉट अटेम्प्टेड, मतलब ऐसे करके मैंने इसको छोड़ दिया था, बिकॉज वही मेरे को अल्टीमेटली ना पेपर के प्रेशर में याद नहीं आ रहा था। मेरे को लगा था गलती ना कर दो। देन ये वाला क्वेश्चन मैंने मे भी शायद ये देवी चंद्रगुप्ता, मैंने बिलहन हटा दिया था एंड हम्मीर महाकाव्य हटा दिया था। फिर मिलिंद पन्हो, ये वैसे एक्चुअली में ना मैंने इसको सही माना था, और इसको मिलिंद पन्हा को नागार्जुन का अमर घोष मार दिया था। तो मतलब मेरे को लगा था कि फोर्थ तो सही है, सेकंड सही है, ओनली 2 आंसर है। तो ये ना एक तरह से किस्मत वाली बात भी है कि भाई जैसे 2 अगर आपने सही मान लिया, और अब वो कौन से 2 सही माने हैं वो इतना मैटर नहीं करता, बट हाँ
एक इसमें एक रूल भी मैंने याद किया था कि भाई 4 में से ना मोस्ट प्रोबेबली 2 सही होते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, एग्जामिनर 3 को गलत करके ओनली 1 सही नहीं रखता ज़्यादातर, और फिर ना ही एक ही को गलत करता है। मोस्टली क्या होता है 5 में से 3 ऐसे, मतलब ऐसे ये मत मानना कि ऐसे ही सही होता है, बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसा एग्जामिनर सोचते हैं कि भाई 5 अगर आपको ऑप्शंस दिए तो 3 सही होंगे, 2 को गलत कर देते हैं। तो ऐसा ऐसा चलता है, मतलब जब एग्ज़ाम सेट करते हैं एक ही ऑप्शन कम करना, ऐसा कम चांसेस होते हैं यूपीएससी में खासकर। यूपीएससी के पीवाईक्यू में ऐसा ज़्यादातर देखोगे आप, अगर 4 ऑप्शन है तो 2 सही होंगे, 6 ऑप्शन है तो 4 सही होंगे, ऐसा बहुत देखा है। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न है किस ऑप्शन में जाओ, तो फिर आप ऐसा ये वाला लॉजिक लगा सकते हो। बट नॉलेज तो प्राइमरी है, और इसमें ये डिस्क्लेमर मैं देना ही चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट आपकी नॉलेज है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा लॉजिक्स, कि भाई लॉजिकली एलिमिनेट करना है। लॉजिक्स नॉलेज से ही डेवलप होंगे। तीसरा कुछ भी रूल्स जो हैं कि भाई यूपीएससी के पीवाईक्यू पैटर्न के हिसाब से। चौथा आपकी गट फीलिंग। डोंट गो फॉर योर गट फीलिंग बिफोर नॉलेज। तो ये एक सीक्वेंस है, पहले नॉलेज, फिर दूसरा लॉजिक, फिर तीसरा रूल्स, फिर गट फीलिंग, इस तरह से जाना है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मेजरली लोगों ने सही किया होगा। सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ बट ऑल्सो रॉक्स, रनिंग वाटर एंड मैनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स नॉट लुक एज इज लिविंग बाय अदर रिलीजियस सेक्ट। ये कौन से धर्म में है? तो जैन धर्म में है, ऐसा मुझे पता था। तो हाँ, जैनिज्म में है। सिंपल था क्वेश्चन, इट वॉज वेरी सिंपल। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये मेरे को, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट थीम ऑफ यूपीएससी। और जिसने लार्ज डैम बनाया है तुंगभद्र रिवर में, कैनाल कम एक्वेडक्ट किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रॉम द रिवर टू द कैपिटल सिटी। एक्चुअली ये लूसेंट में भी है, जो मैं रिवाइज करता हूँ फिल्म्स के पहले। तो लूसेंट में था ये, देवराया 1 आंसर था। और देवराया 1 अगर वैसे भी नहीं होता लूसेंट में मैं मारता, क्योंकि मैं गट्स पे विजयनगर में अच्छा पढ़ता हूँ। और विजयनगर में जो प्रोमिनेंट किंग्स हैं उनका थोड़ा पढ़ लो अच्छे से। अभी भी आपके पास टाइम, आप रिवाइज कर सकते हो। तो मैं कहूँगा अभी भी आपके पास टाइम है। विजयनगर एक थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज कर लो फिर से। अभी अच्छा क्वेश्चन था, ये आ रहा है अराइवल्स। ये वाला क्वेश्चन में आप देखोगे हिस्ट्री में ना एक थीम पूछी जा रही है, अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस। तो रूलर्स ऑफ मेडिवल गुजरात कौन थे जिन्होंने ड्यू को पोर्तुगीज़ को सरेंडर किया है? ये मुझे आंसर आता नहीं था, मैंने छोड़ दिया था, कट कर दिया था। मतलब ऐसे क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहे तो फिर मत करो, लॉजिकल गैस मत करो, छोड़ देना पेपर में। फालतू में नेगेटिव मार्किंग करने से अच्छा है बेस्ट है छोड़ दो ऐसे क्वेश्चन। कोई बोल देगा कि भाई नाम इनका बहादुर शाह बहुत अच्छा है, यूनिक नेम है, नहीं, ऐसे तुक्के गलत लगाने ही नहीं है। कोई बोल देगा अहमद शाह बहुत अच्छा नाम था, महमूद, तो ना बाद में पेपर से आने के बाद कहना बहुत आसान है कि भाई ऐसे ये लॉजिक्स हैं, इसमें ये लॉजिक है। ऐसे वाले क्वेश्चन में लॉजिक वहाँ पर नहीं लगते अनटिल अनलेस यू हैव दैट नॉलेज। तो आई वुड से इन क्वेश्चंस में ओनली नॉलेज वर्क्स। यहाँ पे लॉजिक्स नहीं काम आएंगे। अगर कोई लगा रहा है तो पेपर में नहीं है, यहाँ पे वीडियोस बना के डालना आसान है, पेपर के प्रेशर में नहीं आता है दिमाग में, और नहीं आना चाहिए। ये नॉलेज का गेम है, ये वाले क्वेश्चन नॉलेज के हैं, इनको नॉलेज पे लाओ। नहीं आता तो छोड़ो, नेगेटिव मार्किंग बचाओ। कट ऑफ वैसे ही बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, नेगेटिव मार्किंग मैनेज करोगे तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। फिर हु बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये सिंपल था, फैक्चुअल क्वेश्चन था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। गवर्नर एक्ट इस बार भी देख लेना। तो मैं देखो ये सब पूरा बनाया है भाई ऐसे करके वहाँ पर पेपर में। तो ऐसे रिवाइज़ कर, मतलब क्या होता है कभी कभार पेपर के प्रेशर में आप हर चीज़ सही से एक मतलब डिडक्शन करते हो, तो वैसे ही मैंने डिड्यूस किया है। तो 1833 सिंपल अच्छा क्वेश्चन था, ये सही कर दिया था। एक ये क्वेश्चन अच्छा था, ये शायद मेरा गलत हुआ है आंसर, यूपीएससी ने ए आंसर दिया है। अब देखो इन एसेंस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? तो इट इज़ फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, मतलब एप्लीकेशन को अच्छा करना है लॉ का। तो जो ब्रॉडेस्ट थीम हो ना, ब्रॉडेस्ट थीम वो करना है यहाँ पर। फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज़ नॉट जस्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कि एप्लीकेशन सही हो, पर उसमें सारे चीज़ों के नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स फॉलो। तो केवल फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ में एक दिक्कत है कि भाई एप्लीकेशन के टाइम पे ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया है, जबकि ड्यू प्रोसेस मतलब जब आपने बनाया है उस लॉ को तब से लेके उसको एप्लीकेबल करने पर। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को जो फॉलो करता है, क्योंकि वो एंड टू एंड देखेगा। मतलब आप समझो जब लॉ बनाए तो कुछ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हुई है, अब उसमें भी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो होना चाहिए, प्लस
जब एप्लीकेशन होना चाहिए तब भी उसका नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो होना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो अब आप समझ रहे हैं, तो अगर केवल ये वाला मानोगे ना आप सी ऑप्शन, तो उसमें केवल एप्लीकेशन की बात कही, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में जब बनाया है लेजिस्लेटिव प्रोसेस में तो उसको भी माना गया है, इसलिए आंसर ब्रॉडेस्ट मानोगे ए आंसर। तो ये वाले क्वेश्चन ना मतलब फिलोसफिकल वाले जो होते हैं ना, तो उसको ब्रॉडेस्ट, इसमें थोड़ा टाइम भी देना है। पहला इटरेशन में इसको नहीं करना है, मैंने पहला इटरेशन में सही कर दिया था इसको, तो इसको आराम से टाइम दो, सोचो अच्छे से, गिव दिस क्वेश्चन टाइम। ये वाला क्वेश्चन आर वो वाले क्वेश्चन जिसमें आप आराम से टाइम दे सकते हो। दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ मोर ब्रॉडर, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो आंसर वुड बी द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये प्रिजन और भाई पता नहीं प्रिजन और ये इतनी बार PYQ में आ चुके हैं ना, आप देखो एक बार PYQ, तो प्रिजन आ चुके हैं हर बार। इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन्स। ये PYQ में आया है कि भाई हाँ स्टेट गवर्नमेंट से रूल करते हैं। इन इंडिया, सेकंड स्टेटमेंट, इन इंडिया द प्रिजन्स आर गवर्न बाय द प्रिजन्स एक्ट 1895 विच एक्सप्रेसिवली केप्ट द सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन्स इन द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अब देखो मेरे को उस टाइम पे लगा था कि यार ये चीज़ ना मतलब विच एक्सप्रेसिवली केप्ट कि प्रोविंशियल के अंदर ये गलत होगा, प्रिजन एक्ट में शायद सेंटर में भी होगा, जबकि मेरा ये एजम्पशन गलत था। पॉलिटी में एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी सही होती हैं, पॉलिटी में एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स कैन बी राइट। तो ये चीज़ें ना होती हैं कि भाई हो सकती हैं, तो ये चीज़ ना आप छोड़ो। इसमें ना मेरी मिस्टेक हुई थी मेरे से, ये मैंने इसको सेकंड स्टेटमेंट गलत मान के सी आंसर मारते थे, जबकि आंसर इसका था ए, क्योंकि ए स्टेटमेंट इज़ राइट एंड दिस एक्सप्लेन बी स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द फर्स्ट स्टेटमेंट। अब ये तो भाई इतनी बार PYQ में आ चुका है। 63 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री। ये PYQ है सीधा। इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट। देखो एक ही आइट्रेशन में कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में मैंने इसको सही कर दिया होगा। ऐसे क्वेश्चनों में टाइम बचाना है जहाँ पे PYQ सीधा आ गया। अब ये क्वेश्चन है, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर वाइडली बिलीव्ड टू बी इनेक्टेड टू ओवरकम जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो ये है कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस को ओवरकम करने के लिए कौन सा लाए, तो ये ना फर्स्ट अमेंडमेंट लाए थे जहाँ तक है, लेकिन ये UPSC ने इसको ड्रॉप कर दिया है। तो अब इसमें हम डिस्कशन रहने देते हैं। अब ये UPSC ने छोड़ दिया तो फिर क्या मतलब है, इट इज़ लेफ्ट बाय UPSC। Then consider the following bodies in India: NCBC, NCHC, NC Law, National Law Commission, National Consumer Disputes Redressal Commission। कौन कौन सी इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो NCBC है ना, वो अमेंडमेंट एक्ट है 102 अमेंडमेंट एक्ट, 102 अमेंडमेंट एक्ट से NCBC को बना दिया था। तो बाकी सब बॉडीज़ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ओनली 102 अमेंडमेंट एक्ट से NCBC को बनाया गया था। तो ओनली वन आंसर है इसका। अच्छा क्वेश्चन था ये, आई विल कंसिडर इट एज अ गुड क्वेश्चन। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ था, सिंपल क्वेश्चन था, ये ब्लंडर हुआ था एक तरह से। इफ़ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑल द एक्ट्स डन बाय हिम इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज इज ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन बिकम्स इनवैलिड। ये गलत है, ये ऐसा होता ही नहीं है, जबकि मैंने इसको पता नहीं क्यों गलत सही मान लिया था, शायद स्टेटमेंट में ज़्यादा लंबी थी इसलिए मान लिया। इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव assemblies have been dissolved and elections are yet to be take place। ये तो गलत ही है। When a bill is presented to the president of India, the constitution prescribes time limit within the which he has to declare his assent। ये तो गलत ही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है, पता नहीं मैंने क्यों सही मान लिया था। तो आंसर इसका मैंने 1 माना था, जबकि आंसर इसका D है। ये सिंपल क्वेश्चन था, दिस वॉज सिंपल क्वेश्चन। ऐसे सिंपल क्वेश्चन को गलत नहीं करना, ये वाले सिंपल क्वेश्चन आएंगे अच्छे से पढ़ना है स्टेटमेंट को, मतलब मार्क करके अंडरलाइन करके। और इफ़ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द ऑल द एक्ट्स डन बाय हिम इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन बिकम्स इनवैलिड। ये तो सही है ही नहीं ना, कैसे सही होगा, मतलब डिसीजंस गलत होते ही नहीं है उनके, भले ही उनका डिक्लेयर हो जाए वॉइड है, जो काम कर दिया उन्होंने वो मान्य दिया जाता है। तो ये लक्ष्मीकांत में मेंशन है। इट वाज माय मिस्टेक कि मैं या तो ढंग से रिवाइज़ नहीं किया या फिर उसको ओवरलुक कर दिया। तो पॉलिटी में ऐसे वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, गलत नहीं करना है, इसलिए पॉलिटी का रिवीजन रेगुलर 1 घंटे तो आप करना ही, 1 आवर डेली अभी इस वीक में। और
मतलब ऐसे वाले फैक्चुअल क्वेश्चन ज़रूर करना सही, और बाकी सब्जेक्ट भी थोड़ा थोड़ा करते रहो, पर पॉलिटी का रिवीजन लास्ट वीक के लिए करते रहो एक बार, है ना। With reference to finance bill and money bill in the Indian Parliament, consider the following statement. When the Lok Sabha transmit finance bill to the Rajya Sabha, it can amend or reject the bill. ये मैंने सही माना था, बट ठीक है. When the Lok Sabha transmits money bill, it cannot amend or match the bill. It can only make recommendation. ये सही statement है. In the case of disagreement between the Lok Sabha and Rajya Sabha, there is no joint sitting for money bill, but a joint sitting becomes necessary for finance bill. ये चीज़ सही है वैसे. आंसर भी यूपीएससी ने भी माना है, पर आंसर इसका सही है. सेकंड और थर्ड सही है, तो आंसर यूपीएससी ने भी माना है. तो ये मेरा सही हो गया था, बी मारा था मैंने. अब ये क्वेश्चन यूपीएससी ने भी माना है, मेरा भी सही हो गया था. वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज एन कम्युनिटी रिजर्व, द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट. हंटिंग इज़ नॉट अलाउड इन सच एरिया. कम्युनिटी रिजर्व में हंटिंग. पीपल ऑफ सच एरिया अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. ये तो सही है. पीपल ऑफ सच एरियाज आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. ये तो सही होगा. तो मतलब दो स्टेटमेंट सही लग रही थी मेरे को, इसलिए मैंने 2 मारा था. यूपीएससी ने भी माना है इसका आंसर. अब ये एक्चुअली में कन्फ्यूज़न है इसमें कौन सी 2 स्टेटमेंट सही है, बट ठीक है. मतलब मेरे को लग रहा था थर्ड और फोर्थ तो जनरल है, क्योंकि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अलाउ कर सकता है. तो बी. ऑल्दो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी आता है, विच इज़ नॉट अलाउड इतना ज़्यादा, बट मैंने उसको कंसिडर किया कि भाई ट्रेडिशनल मतलब मोस्टली अच्छी होंगी. तो बट ठीक है, आंसर भी माना है यूपीएससी ने भी, तो ये वाला सही था मेरा. फिर अब देखिए, विथ रेफरेंस टू द शेड्यूल एरियाज इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग. विद इन ए स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस टू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट. ये तो सही है, प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करता है शेड्यूल एरियाज. द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट इज क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन द ब्लॉक. मैंने कट मारा था, मुझे लगा था कि विलेजेस ही होंगे लोएस्ट एरिया. The Chief Minister of the concerned state are required to submit annual reports to the Union Home Ministries on the administration of scheduled areas in the state. ये नहीं है, यूनियन होम मिनिस्ट्रीज को नहीं, प्रेसिडेंट को करते हैं, और चीफ मिनिस्टर नहीं करते, गवर्नर करते हैं. तो ये स्टेटमेंट गलत है, मैंने लिखा भी है गवर्नर का. मेरे को लगा कि सेकंड भी गलत है, लेकिन सेकंड सही थी. यूपीएससी ने इसको भी माना है आंसर. एक ये वाला देखिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ. पर एक और चीज़ मैं कहूँगा, देखो एक आध क्वेश्चन आपके गलत, मतलब कितना ही प्रैक्टिस कर लो, एक आध क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है कि भी पॉलिटी में गलत हो सकते हैं. ऑल्दो आप अच्छे से पॉलिटी पढ़ना, बहुत अच्छे से करना, मतलब 100%, और सेक्शनल भी देना, और पॉलिटी में अच्छा फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए आपकी. बट फिर भी ना बाकी के क्वेश्चन में एक्यूरेसी इंप्रूव करना. इकोनॉमी हुआ, एनवायरनमेंट हुआ, साइंस एंड टेक, ये PYQ देखते रहोगे तो इसमें एक्यूरेसी बढ़ जाएगी आपकी काफ़ी, और इसमें अगर हो जाएगा ना तो ओवरऑल मार्क्स अच्छे आ जाएंगे. अब ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हेल्ड इन सम जजमेंट्स दैट रिजर्वेशन पॉलिसीज मेड अंडर 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी लिमिटेड बाय आर्टिकल 335 फॉर मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ये स्टेटमेंट मतलब ठीक है, पता नहीं सही है गलत. द आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ये तो बिल्कुल ही गलत है. कॉन्स्टिट्यूशन में ये एफिशिएंसी कोई डिफाइन ही नहीं कर सकता. तो बस सीधा आ गया था सिंपल कि भाई पहली मेरे को पता ही नहीं था कि सही है गलत, लेकिन सेकंड तो गलत था ही. तो वही मैं जो कह रहा था, ये वाले में अगर आपको एक भी पता चल गया ना कि स्टेटमेंट गलत है, तो दूसरा बहुत आंसर निकालना आसान हो जाता है, सी आंसर. अब देखते हैं 71 का. अब ये आगे से अगली नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसके बाद के क्वेश्चंस. सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड. और कुछ भी अगर आपको अभी तक मैंने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए इसमें आपको कोई अच्छा लॉजिक पता हो, या फिर आपको कुछ मतलब अपना इनपुट डालने हो, या फिर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हो, डू फील फ्री टू कमेंट.